बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 119। हम कर रहे हैं हिस्ट्री में चैप्टर द मुगल एम्पायर। द मुगल एम्पायर चैप्टर में आज हम देख रहे हैं पेज 51। पेज 51 पे हम लोग आज पढ़ेंगे मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से मुगलों के कितनी जनरेशन्स हुई, हमने वो पढ़ा। कितने मुगल आए वो पढ़ा। फिर हमने देखा मुगलों में कैसा सिस्टम चलता था, हमने वो देखा। आज हम देखेंगे कि मुगल किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, मतलब किस तरह से वो सारा व्यवस्था कैसे करते थे, सोल्जर्स कैसे संभालते थे। और क्योंकि मुगल सक्सेसफुल हो रहे थे, सब जीत रहे थे, सारे रीजन्स जीत रहे थे, वो संभालते कैसे थे। ठीक है, क्योंकि संभालना कोई दिल्ली के अलावा बाकी जगह जीत के उनको संभालना वो कोई आसान बात नहीं थी, तो वो कैसे करते थे। सो आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो पेज 51 हिस्ट्री द मुगल एम्पायर। तो जैसे ही एम्पायर एक्सपांड हुआ, मतलब जैसे ही मुगलों का साम्राज्य एक्सपांड हुआ, मुगल अलग अलग लोग रखने लगे, क्योंकि वो उनको संभालना भी तो पड़ेगा। तो उन्होंने किस किस को रखा? तुरानीस मतलब टर्किश लोगों को, फिर ईरानियंस को रखा, इंडियन मुस्लिम्स को रखा, अफगान्स को रखा, राजपूत, मराठा, इन सब लोगों को उन्होंने अपने ग्रुप में रखा। और उनको नाम क्या दिया? मनसबदार। मतलब उन्होंने उनको बोला आप हमारी मुगलों की सर्विस ज्वाइन करो, मतलब हमारी नौकरी, एक तरह से नौकरी दिया, आप ऐसा समझ लो। मतलब वो जो अलग अलग जीत लेते थे अंपायर्स, तो उन अंपायर्स को संभालने की नौकरी इनको दी। मनसबदार का मतलब क्या होता है? मनसबदार का मतलब इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। मनसबदार एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है मनसबदार? The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or a rank. मनसबदार एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, मनसबदार ऐसा इंडिविजुअल होता है, ऐसा आदमी या ऐसा पर्सन होता है जिसको मनसब दिया जाता है। मनसब का मतलब कोई पोजीशन या रैंक। जैसे हमारे इंडियन सर्विसेज में हम कैसे बोलते हैं IAS, IPS, ठीक है, ये हम रैंक्स देते हैं ना, तो वैसे ही वो भी एक मनसबदार, मतलब वो उनको मनसब देता था, पोजीशन देता था मुगल एम्पायर्स। सो एक तरह का ये क्या था? इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब एक तरह का रैंक था कि भाई जो सबसे ऊपर वाला है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा, फिर उसके नीचे वाला है उसकी सैलरी थोड़ी कम, उसकी ऐसे। ठीक है, तो रैंक और सैलरी, मतलब रैंक मतलब पोजीशन कि सबसे ऊपर वाला, फिर निचला, और सैलरी उनको न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब वो आंका जाता था। और किस में आंका जाता था? जात, ZAT, जात में। अब ये सारी चीजें याद रखो। मनसबदार मतलब मुगल सर्विस में ऐसा इंसान जिसको कोई पोजीशन मिली हो, जिसको कोई अच्छी नौकरी, मतलब अच्छे रैंक पे हो, उसे मनसबदार कहते थे। और इन मनसबदार को सैलरियां दी जाती थी, तो सैलरी को देना और उनके रैंक को किस में आंका जाता था? जाट में, जाट। ठीक है, द हायर द जाट द मोर प्रेस्टिजियस, मतलब जितनी ऊंचा जात उतनी ज़्यादा उसकी पोजीशन और उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी, जितना जात उतनी सैलरी। तो अभी आपने दो शब्द पढ़े, मनसबदार मतलब रैंक, मुगल सर्विस में उनको रैंक मिलती थी, एक पोजीशन मिलती थी, उसे मनसबदार कहते हैं। जात, उसमें उनको सैलरी दी जाती थी और उनको रैंक दिया जाता था, उसे हम कहते हैं जात। मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? ये जो मनसबदार रखते थे मुगल्स, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? सो द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू, उनको क्या काम देते थे? जो इतनी सैलरियां जो देते थे, उनको रैंक देते थे, तो काम क्या देते थे? सो द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। मनसबदार क्या करते थे? मनसबदार उन्हें बोलते थे कि आप
कैवलरीमैन या सवार रखो कि भाई घुड़सवार रखने हैं आपको इतने। मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरीमैन फॉर रिव्यू, गॉट देम एंड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू, मतलब मिलिट्री संभालने का उनको पैसा मिलता था। मनसबदार को मिलिट्री में नए हॉर्स भर्ती करने, नए हॉर्समैन भर्ती करने, कैवलरीमैन कहते थे, कैवलरीमैन। सो कैवलरीमैन को भर्ती करता था और उनको सैलरी देता था। सो मनसबदार को ये सब करना होता था। मनसबदार को सैलरी मिलती कैसे थी, कैसे सैलरी मिलती थी मनसबदार को? सो मनसबदार को सैलरी जागीर के रूप में मिलती थी। कैसे? मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर। ठीक है, मनसबदार को सैलरी कैसे मिलती थी? जागीर्स के रूप में मिलती थी। मनसबदार को कैसे सैलरी मिलती थी? जागीर के रूप में। ठीक है, अब जागीर क्या होता था? जागीर का मतलब होता था कि एक पर्टिकुलर लैंड बोला जाता था कि भाई ये लैंड है, यहाँ से तू कलेक्ट कर पैसे, तो इसमें से तू तेरी सैलरी भी रख और इसमें तू इन कैवलरी मैन को भी सैलरी दे। ऐसे जागीर का मतलब बेसिकली एक जगह होती है जो मनसबदार्स को दी जाती थी। सो मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स। ठीक है, मनसबदार को सैलरी मिलती थी जागीर के रूप में और उनको क्या था, वो मतलब क्या करते थे, वहाँ से वो पैसे लेते थे उन जागीर से। मतलब जागीर पैसे क्यों देते थे लोग उनको? मतलब टैक्स होते थे, वो टैक्स रखते थे ना किसानों पे, तो वो टैक्स रखते थे और उसी टैक्स से वो लोग उनकी जो फौज थी कैवलरी मैन की, उनको सैलरी देते थे। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू कॉल्ड जागीर्स। ठीक है, सो इस तरह से जागीर के रूप में उनको सैलरी मिलती थी। अकबर, जब हम हैं पेज 52 पे, ठीक है। सो अकबर जो था, अकबर के टाइम, जब अकबर का टाइम था तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता था। मतलब बिल्कुल ध्यान रखा जाता था कि मनसबदार को सैलरी अच्छी मिल रही है, उनको जागीरें दी जाती थी, सब नापा जाता था। पर औरंगज़ेब आया ना, तो औरंगज़ेब इन बातों का खास ध्यान नहीं रखता था। मतलब सैलरी मिलती नहीं मिलती, जागीर का कुछ होता नहीं होता, तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से जो किसान था, क्योंकि ये सब टैक्स कहाँ से आता था, ये सारा टैक्स कहाँ से आता था? किसानों से आता था। तो ही तो मतलब सैलरी मिलती थी इनको, मनसबदारों को। तो टैक्स मतलब कुछ पता ही नहीं लगता था। औरंगज़ेब के टाइम कुछ सिस्टम ही नहीं था, जबकि अकबर के टाइम सही था भाई। पूरा लैंड नापा जाता था कि इसकी सैलरी इतनी निकलेगी, सब सही था। तो ये औरंगज़ेब के टाइम सब कुछ मतलब कुछ कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था, और इसीलिए उस वहाँ के औरंगज़ेब के फार्मर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। मतलब क्योंकि टैक्स तो फार्मर्स को ही भरना है ना, फार्मर्स ही तो टैक्स देते थे। सो औरंगज़ेब के टाइम कुछ सही नहीं रहा, पर अकबर ने ये बहुत अच्छे से चलाया, ये जागीरदार का सिस्टम, ये सब अकबर की बहुत अच्छी हैंडलिंग थी। तो अकबर इसके लिए फेमस भी है आज तक। ठीक है, इसके बाद जब्त और जमींदार, पेज नंबर 52 पे जब्त और जमींदार। सो जब्त और जमींदार क्या है? जब्त और जमींदार का मतलब है कि जैसे बताओ, अब मुगल रूलरों को कहाँ से पैसा आता था? ऑब्वियसली जो राजा थे, ठीक है, वो पैसे वाले थे, राजा पैसे वाले थे, पर उनके इतने बड़े बड़े महल होते थे, इतने सारे नौकर होते थे, उनको उनकी सेना मेंटेन करनी होती थी, उनकी रानियां, ठीक है, उनके गहने, उनके बच्चे, मतलब इतना खर्चा। ठीक है, तो मुगल रूलर्स को पैसा कहाँ से आता था? ऑब्वियसली उनको भी तो पैसा चाहिए ना, राजाओं को भी तो पैसा चाहिए। कहाँ से आता था? सो द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री। कहाँ से आता था सारा पैसा? टैक्स से। कहाँ से? टैक्स से। किससे लेते थे टैक्स? पीजेंट्री, मतलब फार्मर से। फार्मर से, क्योंकि उस टाइम फार्मिंग ही थी, लोग एक ही काम करते थे, फार्मिंग उस टाइम। तो फार्मर से सारा टैक्स आता था राजा के पास, और राजा अपना खर्चा चलाता महल का। इस तरह से मतलब उनका खर्चा ऐसे चलता था। और फिर
ये जो टैक्स देते थे, टैक्स कैसे देते थे? फार्मर सीधा ऐसे नहीं राजा के भाई महल में आ जाते थे भाई लो टैक्स, ऐसे नहीं। राजा ने क्या रखे हुए थे? राजा ने हर विलेज में एक मुखिया रखा हुआ था, लोकल हेडमैन कहते हैं ना, विलेज हेडमैन या लोकल चीफटेन, मतलब सबको वहां जमा करना होता था और वो राजा के पास लाता था महल में, ठीक है। तो जो टैक्स इन पीजेंट्स से लाके राजा तक पहुंचाता था उसको क्या कहा जाता है? जमींदार। क्या? जमींदार। तो देखो एक नया टर्म आया। ये सारे आपको जो ये सारे टर्म्स है ना, ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं, आप ध्यान रखना। मैंने आगे भी जो आपको एक दो बोला कि ये मनसबदार, ये सारी चीजें ध्यान रखना। द Mughals used one term zamindars to describe all intermediaries. Intermediaries मतलब बीच वाले, whether they were local headmen, villages और powerful chieftains, मतलब बिचौले। Intermediaries मतलब बिचौले। बिचौले कैसे? जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो ये राजा है, ठीक है, ये राजा है, ठीक है। राजा को पैसे चाहिए, तो राजा को कहाँ से आएंगे पैसे? टैक्स ले रहा है, तो राजा को कहाँ से टैक्स लेना है? किसानों से। तो ये किसान है, फार्मर है, तो फार्मर, इतने सारे फार्मर है तो सब थोड़ी नहीं। सो फार्मर किसको देगा? बीच में किसको टैक्स देगा? बीच वालों को, इंटरमीडियरीज। बीच वाला मतलब इंटरमीडियरीज। तो किसको टैक्स देगा? उनको बोला जाता था जमींदार्स। फार्मर किसको टैक्स देगा? जमींदार्स को। तो जमींदार्स को टैक्स देगा, फिर मतलब ये फार्मर, सारे फार्मर, बहुत सारे फार्मर से जमींदार टैक्स ले लेगा। राजा तो इतना बड़ा आदमी है, उसके पास तो नहीं टाइम है, तो सारे फार्मर, इतने सारे फार्मर हैं, सबसे जमींदार टैक्स लेगा। वो सारा अपनी पोटली भर देगा पूरी टैक्स से, सारी टैक्स की पोटली ले जाके किसको देगा? राजा को देगा, ठीक है। तो इस तरह से जमींदारों का काम होता था। तो जमींदार कहाँ आया? बीच में। देखो बीच में आया ना, यहाँ फार्मर, यहाँ राजा, बीच में कौन है? जमींदार, मतलब इंटरमीडियरी हुआ ना, ठीक है। सो द मुगल यूज्ड वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफटेन्स। सो अकबर, मतलब इस तरह से ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जमींदार कौन थे, ठीक है। अभी अकबर का जो रिवेन्यू मिनिस्टर था, रिवेन्यू मिनिस्टर मतलब जो पैसे की देखरेख करता था, वो वाला मंत्री, ठीक है, जो पैसे की सार संभाल करता था, टैक्स मिनिस्टर बोल सकते हो। तो अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर का क्या नाम था? टोडर मल, TODAR, टोडर MAL मल। सो ये भी एक 1 मार्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर वॉज टोडर मल, ठीक है, टोडर मल था। और टोडर मल बहुत ही एक अच्छा रिवेन्यू मिनिस्टर था, मतलब पैसे की अच्छी देखरेख करता था। उसने बाकायदा क्या किया था? सर्वे कराया था। सर्वे मतलब वो सब खेत में जाके उसने खेत मपवाए थे और उसने देखा था कि कौन किसकी खेती करता है, तो उसके हिसाब से टैक्स फिक्स कराया उसने फार्मर्स का। भाई सब फार्मर को इक्वल टैक्स नहीं देने का, जो जैसी खेती करता है उसको वैसा टैक्स देने का, ठीक है। तो मतलब हर किसी का अलग अलग, मतलब हर खेत का अलग अलग रिवेन्यू होता था। रिवेन्यू मतलब टैक्स। तो हर खेत का, हर प्रोविंस का या हर खेत का अलग अलग टैक्स होता था जो कि किसानों को देना रहता था। तो उस सिस्टम को जब्त कहते थे। क्या? ZABT, जब्त। तो ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन स्केड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त, ठीक है। जब्त क्या था? सो हर प्रोविंस मतलब हर जगह वो अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स थे, ठीक, मतलब हर किसी का अलग अलग टैक्स स्लैब फिक्स किया गया था। भाई इसका इतना टैक्स, इसका इतना टैक्स, वो सब फिक्स किया गया था। और हर किसी को मतलब रेवेन्यू देना पड़ता था, उस हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। और ये रेवेन्यू को जब्त कहा गया है, ZABT, जब्त, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जब्त मतलब
हर प्रोविंस मतलब हर जगह का एक फिक्स रेट फिक्स किया गया था। भाई यहाँ से भाई इस फसल पे इतना टैक्स लेना, इस फसल पे इतना। तो ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रिवेन्यू सर्कल्स। डिवाइडेड मतलब डिवीजन इंटू रिवेन्यू सर्कल्स मतलब अलग अलग टैक्स विद इट्स ओन स्केड्यूल ऑफ रिवेन्यू रेट्स। मतलब उनका अपना ही रिवेन्यू रेट होता था, हर किसी का अलग अलग रिवेन्यू रेट होता था, हर किसी का अलग अलग टैक्स रेट होता था फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स के ऊपर। भाई अगर आप राइस उगा रहे हो तो आप इतना टैक्स दो, आप वीट उगा रहे हो तो आप इतना टैक्स दो, मिलेट उगा रहे हो तो इतना टैक्स दो, ऐसे। सो ये मतलब क्रॉप के हिसाब से टैक्स देने वाले सिस्टम को जब्त कहते हैं। और ये जब्त वाला सिस्टम कौन लाया था? ये जब्त वाला सिस्टम लाए थे टोडरमल लाए थे जब्त वाला सिस्टम। अब हम देखते हैं पेज 53 पे, ठीक है। सो इस तरह से जब्त सिस्टम से मतलब रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। फिर क्या हुआ कि कुछ एरियाज में मतलब जो जमींदार होते थे, आपको पता है जमींदार कौन थे? जमींदार वो बीच के लोग थे जो राजा को रिवेन्यू लेके देते थे। तो उन लोगों ने बहुत ही जो क्या किया, उन्होंने मतलब उन पे अब बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। तो जमींदारों का भी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। मुगल रूलर्स थे वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करने लगा। एक्सप्लॉयटेशन करना मतलब उनको कम देते थे रिवेन्यू, ऐसा कुछ हैरान करते थे। और फिर किसान भी हैरान होता था। तो कभी कभी क्या होते थे, जमींदार और किसान मिलके राजा के खिलाफ रिबेल करते थे। रिबेल मतलब आंदोलन करते थे, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी मुगल अंपायर थोड़ा गिरने लगा, क्योंकि अगर आप किसी राज्य के फार्मर को हैरान करो तो ऑब्वियसली किसी ना किसी दिन आप गिरोगे, ठीक है। सो द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब हैरान करना। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, मतलब जो सब चलाते थे, देखरेख करते थे, शासन, मुगल शासक थे, वो उनको मतलब उनके सामने रिबेलियन करने लग गए। कौन? जमींदार। These peasant revolts challenged the stability of Mughal Empire from the end of 17th century। तो अगर मतलब मुगल आपने देखा, कल मैंने आपको 6 मुगल पढ़ाए थे। लास्ट वाला मुगल औरंगजेब था और वो शायद 1707 ऐसा कुछ था। तो क्यों ये 17th सेंचुरी में मुगल एम्परर्स एंड क्यों हो गए? तो रीजन यही था कि भाई ये मतलब पीजेंट लोग उनसे दुखी हो गए थे। ऐसे मतलब जब आप कोई आपके खिलाफ हो जाए ना तो फिर प्रॉब्लम में है। तो ऐसे ये भी एक कारण है जो मुगल एम्पायर गिरा फिर 17th सेंचुरी में, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर से रिलेटेड, पेज नंबर 53। अकबर का एक बहुत ही खास दोस्त था, उसका नाम था अबुल फजल। अकबर का एक फ्रेंड था जिसका नाम था अबुल फजल। उसने अबुल फजल को क्या बोला कि तू मेरे पे किताब लिख, ठीक है। तो अबुल फजल क्योंकि फ्रेंड था उसका अकबर का, तो उसने किताब लिखी। तो अबुल फजल रोट 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन टाइटल्ड अकबरनामा। तो अकबरनामा क्या है? अकबरनामा अकबर पे किताब है कि अकबर ने किस तरह से राज्य किया। 3 किताबें हैं पूरी, ठीक है। पूरी 3 किताबें हैं। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, ठीक है। पहली किताब में अबुल फजल ने दिखाया था कि अकबर के एंसेस्टर्स कौन थे, दादा परदादा कौन थे। दूसरी किताब में दिखाया था कि अकबर भाई कब पैदा हुआ था, उसको लड़का कब हुआ, उसकी बीवी मतलब उसने शादी कब की, कितनी शादियां की, वो सब। तीसरी किताब का नाम था ऐन अकबरी, द 3rd वॉल्यूम। जो अकबर पे तीसरी किताब लिखी थी अबुल फजल में, द 3rd वॉल्यूम इज द ऐन अकबरी। तो जो तीसरी किताब थी अकबर की, ऐन अकबरी, इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, द रिवेन्यूज एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। तो उस किताब में सारा लिखा हुआ था कि अकबर कैसे शासन चलाता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाता था। तो ऐन अकबरी में क्या था? ऐन अकबरी किताब में इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रिवेन्यूज, जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर।
ठीक है, मतलब अकबर के अंपायर, अकबर के राज्य के बारे में सारी जानकारी थी। ठीक है, मतलब उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, टैक्स कितना लेता था अकबर, उसका किस तरह से सिस्टम था, कितने उसके कोर्टियर, सब कुछ। ठीक है, तो देखो अब ये वाला 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये केबीसी में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में ये नाम आते हैं कि अकबरनामा किसने लिखा था, ऐन अकबरी क्या था। सो अकबरनामा किसने लिखा था, तो अकबरनामा अकबर ने लिखा था, अकबरनामा अकबर के फ्रेंड अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने तीन वॉल्यूम वाली, मतलब तीन पार्ट्स में किताब लिखी थी अकबर के ऊपर, और उन तीनों पार्ट्स को अकबरनामा नाम दिया था, और थर्ड पार्ट को स्पेशली क्या नाम दिया था, ऐन अकबरी। उसमें क्या लिखा था कि अकबर किस तरह से शासन करता था। तो बेसिकली अकबरनामा और ऐन अकबरी दोनों किताबों के ही नाम हैं, और किसने लिखे थे, अबुल फजल ने। किस पे लिखे थे, अकबर पे लिखे थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम्स में बहुत बारी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं पेज नंबर 53 पे ही। तो ये जो सारा अकबर कैसे शासन करता था, क्या करता था, तो अबुल फजल ने ये सब अकबरनामा, ऐन अकबरी में सब अच्छे से लिखा है। अबुल फजल ने क्या लिखा था उस किताब में कि अंपायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सुबास, गवर्नड बाय अ सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। देखो अब अबुल ने क्या समझाया था, अबुल ने अब किताब में समझाया है कि किस तरह से जो अकबर का अंपायर था, जो अकबर का सारा राज्य था, वो किस तरह से डिवाइडेड था। तो अकबर का अंपायर, द अंपायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास, मतलब अकबर का अंपायर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। मतलब जैसे हम पूरा इंडिया हम कहेंगे स्टेट्स में डिवाइडेड था ना, तो इंडिया बोलते हैं ना, तो वैसे अकबर अंपायर बोलता था अपने पूरे एरिया को, और वो एरिया छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। सो उसे क्या कहता था, सुबास। मतलब सुबास, और सुबास को कौन चलाते थे, द सुबास वर गवर्नड बाय अ सूबेदार। और सूबेदार का काम क्या था, सूबेदार कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस, मतलब वो सब वहाँ पे सारी देखरेख करता था अपने सुबास की। मतलब जो भी उसको जगह मिली हुई होती, राजा ने जो भी जगह की देखरेख करने दी होता था प्रोविंस, वो पूरा उसका पॉलिटिकल, मिलिट्री जो भी है सारी चीज़ों की देखरेख करता था। ठीक है, हर प्रोविंस का मतलब हर जगह का एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको दीवान कहते हैं। ठीक है, सो ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। हर प्रोविंस का ईच प्रोविंस हैज हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर। सो देखो फिर से अंपायर किस में डिवाइडेड किया गया था, सुबास में। हर सूबा की देखरेख कौन करता था, सूबेदार। सूबेदार को क्या देखना होता था, पॉलिटिकल और मिलिट्री चीज़ें। ठीक है, और वहाँ का हर सूबा का मतलब हर जगह का पैसे का वहीवट कौन देखता था, फिनेंशियल, तो फिनेंसेस कौन देखता था, दीवान। ठीक है, फिर से देखो नहीं समझ आ रहा, मैं फिर से बता रही हूँ। देखो अकबर का प्रोविंस है, अकबर का प्रोविंस, ठीक है मैं समझाती हूँ। देखो अकबर का प्रोविंस मतलब अंपायर, अकबर का एम्पायर है मतलब अकबर का पूरा राज्य, वो प्रोविंसेस में डिवाइड था, प्रोविंसेस। और हर प्रोविंस के पॉलिटिकल और मिलिट्री काम कौन करता था, सूबेदार करता था। मतलब प्रोविंस को क्या बोलते थे, सुबास। और इन सुबास को कौन संभालते थे, सूबादार या सूबेदार। और ये सूबादार का काम क्या होता था, पॉलिटिकल और मिलिट्री चीजें देखने का, पॉलिटिक्स और मिलिट्री। ठीक है, और इन सुबास का फाइनेंशियल कौन देखता था, दीवान क्या देखता था, पैसे का वहीवट, फिनेंस। जैसे आपका स्कूल होता है
तो स्कूल में जैसे स्कूल होता है, ठीक है, सो स्कूल में भाई कैशियर होता है जो फीस कलेक्ट करता है, तो फिनेंस फीस कलेक्ट करने का कौन देखता है? कैशियर। तो वो समझो दीवान हो गया, ठीक है। फिर ये पॉलिटिकल और मिलिट्री, तो पॉलिटिकल और मिलिट्री मतलब स्कूल का भाई कोऑर्डिनेटर, जो स्कूल के कोऑर्डिनेटर होते हैं वो बाकी चीज़ें देखते हैं। तो वैसे ही था सूबादार और दीवान, ठीक है। अकबर ने प्रोविंसेस दी हुई थी बाकायदा, भाई आप ध्यान दो, और उसमें दीवान और सूबेदार रखे हुए थे, ठीक है। सो इस तरह से अकबर का काम चलता था। मतलब अकबर का काम बिल्कुल परफेक्ट था, मतलब कोई हर चीज़ को उसने ढंग से अरेंज किया हुआ था। अकबर इसलिए आज तक फेमस भी है, ठीक है। भाई शांति से वो काम कैसे लेता था सबसे, उसके लिए वो आज तक फेमस है। ये हुआ पेज नंबर 53 पे, पेज नंबर 53, ठीक है। तो इसके बाद है 54 पेज पे आते हैं, 54, ठीक है। और इसके अलावा और भी मतलब लोग रखे हुए थे, कौन? जैसे मिलिट्री के पे मास्टर, मतलब जो मिलिट्री को सैलरी देता था उनका नाम था बख्शी। बख्शी मतलब मिलिट्री के पे मास्टर को बख्शी बोलता था। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज सादर, मतलब अगर धर्म से जुड़ा हुआ भी एक मिनिस्टर रखा होता, धर्म से जात से जुड़ा हुआ एक मिनिस्टर रखा होता, उसका नाम रखा था सादर। फिर मिलिट्री कमांडर रखे हुए थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, उनका नाम था फौजदार्स। और पुलिस भी रखी हुई थी, टाउन पुलिस कमांडर, पुलिस का कमांडर उसे कोतवाल, ठीक है। तो इस तरह से अकबर ने मतलब एकदम पूरी फौज अच्छे से, मतलब हर चीज़ के लिए रखा हुआ था मिनिस्टर कि कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलिट्री वालों को पे कौन करता था? बख्शी। फिर रिलीजियस और बाकी चीज़ों का मिनिस्टर कौन था? सादर। फिर मिलिट्री कमांडर कौन था? फौजदार। और टाउन पुलिस कमांडर कौन था? कोतवाल, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्या थे? ये सारे देखभाल करते थे, ठीक है। मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस चैरिटेबल पैट्रोनेज सादर, मिलिट्री कमांडर फौजदार, टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं बच्चों। अभी पेज नंबर 54 पे हम देख रहे हैं, 54 पे देखते हैं आगे कि भाई जो अकबर के जो नोबल्स थे, मतलब अकबर के जो बड़े बड़े पोजीशन पे जो उसने बड़े बड़े आदमी रखे हुए थे, वो बड़ी बड़ी आर्मियाज चलाते थे और बड़े बड़े टैक्सेस वसूल करते थे। वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे अकबर के प्रति और बहुत अच्छे से काम करते थे। पर जैसे जैसे 17वीं सेंचुरी का एंड आया, वैसे वैसे ये नोबल्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो थोड़े से डिसलॉयल हो गए, मतलब थोड़ा सा वो राजा के प्रति वफादार नहीं रहे। वो मतलब अब थोड़ा जो है राजा से थोड़ी चीटिंग करने लगे, ठीक है। मतलब उनको अब थोड़ा ऐसे हुआ कि हम अब थोड़ा सा चीटिंग करें, हम भी कमाएं थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। जबकि राजा अच्छे से रख के बैठा था, पर 17वीं सेंचुरी के एंड में इन नोबल्स के मन में थोड़ा सा चोर आ गया, ठीक है। मतलब पहले अच्छे होते थे नोबल्स, फिर धीरे धीरे उनके मन में चोर आ गया। सो अब तो इस तरह से मतलब हर जगह खैर ऐसा होता ही है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, बड़ी बड़ी भाई जो होते हैं एम्पायर्स वगैरह, तो वहाँ पे ऐसे थोड़ा करप्शन तो रहता ही है, ठीक है। अभी अकबर की बात आगे करते हैं। तो अकबर एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही समझदार राजा था। अभी मैं आपको जो बात बताऊंगी उससे आपको लगेगा हाँ सही में समझदार था। क्या थी उसमें समझदारी? तो एक बारी अकबर मतलब फतेहपुर सिकरी में था। फतेहपुर सिकरी मतलब वो भी जगह ही है हमारी इंडिया में। सो फतेहपुर सिकरी में था अकबर 1570s में, मतलब 1570 में वो फतेहपुर सिकरी गया और वहाँ जाके उसने रिलीजन पे डिस्कशंस किए। रिलीजन मतलब धर्मों पे। अकबर को है ना सारे धर्मों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत अच्छा लगता था कि हिंदुओं में क्या होता है, क्रिश्चियंस में क्या होता है, ज़ोरास्ट्रियंस में, ज़ोरास्ट्रियन भी एक धर्म है, उनमें क्या होता है। तो उसने क्या किया, एक बारी उसने सारे धर्मों के लोगों से जाके मीटिंग की फतेहपुर सिकरी में, और वो मतलब बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स करता था, इन सारे धर्म वालों के साथ मीटिंग करता था।
क्रिश्चियन वालों से भी करता था, फिर रोमन कैथोलिक बोला जाता है, ठीक है, जो क्रिश्चियन धर्म में मानते हैं, रोमन कैथोलिक्स, फिर ब्राह्मण हिंदुओं से, फिर ज़ोरास्ट्रियन, तो मतलब इस तरह से अलग अलग धर्म के लोगों को बुला के मीटिंग डिस्कशंस करता था। कहाँ डिस्कशन करता था? इबादत खाना में, ठीक है। इबादत खाना कौन सी जगह है? तो इबादत खाना है वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग 1570s। अकबर जब 1570 में फतेहपुर सिकरी था तो वो डिस्कशन करता था। दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना, मतलब यहाँ पे वो धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में डिस्कशन करता था। इन सब धर्म के सारे मतलब धर्म के लोगों वालों से डिस्कस करता था। क्या डिस्कस करता था वो? तो उसको इंटरेस्ट था सब धर्मों में, कि सब धर्मों में क्या फॉलो होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या ट्रेडिशन होते हैं, उसको बहुत इंटरेस्ट होता था। तो जैसे उसने ज़्यादा जैसे जैसे लोगों से बात की, अलग अलग धर्म के लोगों से, तो एक बात उसको समझ आई कि ये जो डॉगमा है, डॉगमा ही बायगॉट्स हैं। अब डॉगमा और बायगॉट क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो डॉगमा और बायगॉट आपको समझने के लिए इसी 54 पेज पे ही आपको लेफ्ट साइड पे देखना है ये। सो डॉगमा और बायगॉट क्या है? डॉगमा और बायगॉट, सो डॉगमा और बायगॉट है, पहले तो डॉगमा अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज ऑथोरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। डॉगमा क्या होता है? हर धर्म में हमको कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं हर धर्म में, ठीक है। हिंदुओं को जनेऊ पहनना है, और मुस्लिम्स का अपना होता है कि उनको इतने टाइम नमाज पढ़नी है, क्रिश्चियंस का अपना होता है। तो हर किसी धर्म का अपना अपना रूल होता है। तो उस टाइम क्या किया जाता था कि ये धर्म वाले क्या करते थे, एक रिटर्न लिख के बोल देते थे और अनाउंस करा देते थे कि आज से लोगों को ये फॉलो करना है, और कोई सवाल ना करे कि आज से आपको ये करना है, आपको सवाल नहीं करना है, ये हमारे धर्म की बात है। तो उसे कहते हैं डॉगमा। तो डॉगमा क्या है? डॉगमा स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज ऑथोरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। मतलब ऐसा हुक्म जो सबको फॉलो करना है और किसी को सवाल भी नहीं करना है, ठीक है। बिना सवाल के आपको फॉलो करना है, हम आपको जो बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बायगॉट क्या होता है? बायगॉट, सो बायगॉट है एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीव और कल्चर। बायगॉट वो इंसान होता है जो कि इनटॉलरेंट है। इनटॉलरेंट मतलब जो दूसरे धर्म को सहन ही नहीं कर सकता, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो इनटॉलरेंट है दूसरे पर्सन के रिलीजियस बिलीव्स या कल्चर से, ठीक है, मतलब जो दूसरे रिलीजन वालों को सहन नहीं कर सकता, उसे बायगॉट कहते हैं, ठीक है। डॉगमा क्या होता है? डॉगमा मतलब लिख के, धर्म जो धर्म होता है, धर्म वाले होते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, और मौलवी मौला, ये जो सब बड़े बड़े धर्मों के वो होते हैं पंडित वगैरह, तो वो लिख के दे देते भाई ये आपको फॉलो करना है, ये तो हमारे धर्म की बात है। और बायगॉट मतलब यही लोग दूसरे धर्म को सहन ही नहीं करते। इनटॉलरेंट मतलब नहीं सहन करना। तो जब अकबर ने डिस्कस किया ना कि ये लोग डॉगमा करते हैं, डॉगमा मतलब ये लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारा धर्म है, तो एक्चुअली ये लोग तो बायगॉट्स हैं। बायगॉट मतलब ये तो किसी को सहन ही नहीं करते, कोई और धर्म सहन ही नहीं कर सकते हैं। तो अकबर ने ये सोचा कि ये सब तो हमारी सोसाइटी में भेदभाव फैला रहे हैं। अकबर ने ऐसा सोचा कि अलग अलग धर्म, अलग अलग नियम, ये तो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या फैला रहे हैं? डिसहार्मनी, भेदभाव फैला रहे हैं। अब हम आते हैं पेज 55 पे। तो इससे अकबर को एक आइडिया आई। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने सुली कुल के बारे में सोचा। सुली कुल का मतलब यूनिवर्सल पीस, कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, ठीक है। मतलब अकबर ने जब इन सब से डिस्कशन किया, ये बड़े बड़े धर्म गुरुओं से डिस्कशन किया कि धर्म क्या है, तो उसने देखा हर किसी को तो अपना धर्म पसंद है, हर किसी के तो अपने रूल्स हैं। फिर उसने सोचा क्योंकि ये लोग को दूसरे का धर्म अच्छा नहीं लगता है, ये दूसरे के धर्म को क्वेश्चन करते रहते हैं, तो इन्हें तो मतलब इसी से तो झगड़े होंगे हमारे समाज में। तो फिर अकबर को एक नई आइडिया आई, उसका नाम रखा अकबर
दिस लैड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलीकुल और यूनिवर्सल पीस। उसने कहा कि हमको यूनिवर्सल पीस फॉलो करना चाहिए। सुलीकुल, उसको इस्लाम, ये सारे उर्दू वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि अकबर एक मुगल एम्परर था, तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स। तो सुलीकुल, सुलीकुल क्या मतलब पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, ठीक है, मतलब आपको एक दूसरे को सहन करना सीखना पड़ेगा, आपको भेदभाव नहीं करना है। तो उसने ये वाली आइडिया, सुलीकुल की आइडिया उसने अपने राज्य में फैलाई, मतलब उसने अपने लोगों को समझाया कि आपको भेदभाव नहीं करना है अलग अलग धर्मों में, और आपको मतलब सच्चा बना रहना है, ऑनेस्टी रखनी है, जस्टिस देना है और पीस देना है, ठीक है। मतलब यही 3 चीजें होनी चाहिए एक इंसान में, सच्चाई होनी चाहिए, जस्टिस मतलब किसी से भेदभाव ना करे, पीस शांति होनी चाहिए। ये अकबर के थॉट्स थे, इसीलिए अकबर आज तक इतना फेमस है, ठीक है। उस टाइम ऐसी सोच रखना कि भाई धर्म में भेदभाव नहीं करना है। आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ लगे पड़े हैं, ठीक है। आप कई पढ़े लिखों को बोलते हो, किसी दूसरे के धर्म को गाली देते हैं, किसी दूसरे की रिलीजन पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, पर उस टाइम का अकबर ने ये 1570, आज क्या चल रहा है 2020 चल रहा है, 2020, 1570 कितने 100 साल पहले, मतलब कितने 100 साल पहले अकबर की ऐसी सोच थी। सो इसीलिए अकबर आज तक इतना फेमस है, ठीक है। सो इस तरह से अकबर ने मतलब सुलीकुल की जो आइडिया है ये फैलाई, ठीक है। और फिर अकबर ने ये सुलीकुल की आइडिया एक्सेप्ट की, भाई सबको, सबके धर्म को इज्जत देनी है और ऑनेस्टी रखनी है, जस्टिस, पीस। तो ये वाली आइडिया अकबर की फिर जहांगीर ने भी एक्सेप्ट की और शाहजहां ने भी एक्सेप्ट की। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल, ठीक है। सो ये जो गवर्नेंस का प्रिंसिपल था जहांगीर और शाहजहां ने फॉलो किया, ठीक है। सो ये हुआ आपका पेज नंबर 55। अब हम आगे देखते हैं पेज 56 पे। बच्चों अब पेज नंबर 56 पे देखते हैं कि अब ये बस ये चैप्टर का एंड है, और अब ये मतलब अब कथा ही है, मेन चीजें सब खत्म हो गई। अब आपको ये चैप्टर एंड कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है एंड में चैप्टर, तो देखो 17th सेंचुरी और उसके बाद मुगल एम्पायर कैसा था। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी थी मुगल एम्पायर की, अब देखो मतलब जिस तरह से मुगल एम्पायर्स, ये जो मुगल राजा लोग थे, मुगल जो सुल्तान थे, ये लोग जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, मतलब जिस तरह से वो लोग मैनेजमेंट करते थे, मिलिट्री जो उनकी थी, मिलिट्री इतनी अच्छी थी। सो इससे उनके राज्य में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की खुशहाली आई। कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब उनके राज्य में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा चीज़ों का। और जब बाहर से लोग आते थे, उन्हें लगता था, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, मतलब जो बाहर से लोग घूमने आते थे, उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे तो पैसा ही पैसा है, फेबल्ड लैंड, मतलब एक मतलब कहते हैं ना सपनों की दुनिया जहाँ पैसा ही पैसा, वैसा दिखता था उनको। पर यही विजिटर्स जब यहाँ आते थे, जब वो गलियां और सब गली गली घूमते थे, तो वो देखते थे कि यहाँ इतनी ज्यादा पावर्टी है, इतनी गरीबी भी है साथ साथ में, मतलब इतने गरीब देखते थे जो एकदम झोपड़ों में इतनी बुरी हालत में रहते थे। तो वो एकदम हैरान हो जाते थे ऐसे देख के, कहीं तो भाई लोग इतने अमीर और कहीं इतने गरीब। सो शाहजहां, मतलब जो शाहजहां की रेन के दौरान, शाहजहां का जब शासन था, तब मतलब अगर उसकी बात करें तो वो अपने मनसबदार्स को इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं देता था। मतलब 17th सेंचुरी तक आते आते भाई मुगल एम्परर्स की थोड़ी हालत, मतलब वो ढंग से अब नहीं रख रहे थे अपने लोगों को। मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसब स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ द ऑन सैलरीज एंड गुड्स, मतलब जो मुगल एम्परर और मनसबदार्स होते थे, उनको जो पूरी उनकी जो इनकम थी, जो सारा पैसा था, उनको सैलरीज में ही दे देना पड़ता था। सैलरियां बहुत देनी पड़ती थी क्योंकि उन्होंने लोग बहुत रखे थे अपनी आर्मी वगैरह में। सो इससे क्या होता था, इतनी सैलरियां देते तो इससे फायदा किसको होता था, आर्टिसंस को, पीजेंट्री को, मतलब जो कड़िए थे, जो फार्मर्स थे, उनको फायदा होता था क्योंकि वो सारा सामान उन्हीं से ही खरीदते थे। पर बाद में मतलब बहुत टैक्स बहुत कम होने लगा, उनको टैक्स बहुत कम आने लगा, क्योंकि ये जो बिल्कुल गरीब लोग होते थे, मतलब जो इनको टैक्स देते थे, और उनके पास पैसा ही इतना होता था, वो मुश्किल से खा पाते थे, ठीक है। सो इस तरह से मतलब
वो जो गरीब थे वो गरीब होते जा रहे थे, और जो अमीर फार्मर्स थे, वेल्दी फार्मर्स थे, वेल्दी पीजेंट्री थी, वो और अमीर होती जा रही थी। पर जो अगर हम मुगल एम्परर की बात करें, ये तो किसानों की बात हुई, जो मुगल एम्परर की बात करें तो उनके पास जो पैसा था, जो पावर था, उससे उन्होंने जो अपना दबदबा था वो पूरे मतलब उन्होंने अपना पूरा उनका नाम हुआ, उनके पैसे के कारण। ये जो मुगल एम्पायर्स थे उनकी एक इज्जत बनी रही पूरे समाज में, उनके पैसे के कारण, और वो जिस तरह से उठते बैठते खाते पीते थे उसके कारण उनकी इज्जत बनी रही। मुगल एम्परर्स धीरे धीरे अभी फिर उनकी जो पावर थी धीरे धीरे कम हुई, मतलब हिज सर्वेंट्स इमर्ज एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन्स। फिर उनके जो नौकर वगैरह थे वो अब निकल के वो अपनी पावर्स दिखाने लगे। फिर उनके जो मतलब उनके जो नौकर वगैरह होते थे वो अपनी डायनेस्टीज संभालने लगे, जैसे हैदराबाद, अवध। तो अभी भी मतलब उनके सर्वेंट्स दिल्ली में ही मतलब एम्परर को ही अपना वो मानते थे मेन, पर वो सब अब अलग हो के अपना राज्य बनाने लगे। सो धीरे धीरे मतलब मुगल एम्परर्स का आप बोल सकते हो बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी जो मुगल एम्परर्स हैं उनका एंड आया। ठीक है, मतलब पर इतने सारे साल इन लोगों ने मतलब बहुत तरक्की कराई दिल्ली की इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कराई। ठीक है, सो यही था ये चैप्टर। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी, मैंने सब टिक कराई और ये सब आपको प्रिपेयर भी करनी है। ठीक है, सो हम अब थोड़ी सी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं इस चैप्टर की। अब एक्सरसाइज देखते हैं पेज नंबर 57। ये पेज नंबर 57 पे मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ देखो मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है रैंक। ठीक है, मनसब का मतलब रैंक। तो कहाँ है रैंक? सो ये मनसब का मतलब रैंक। ठीक है, इसके बाद मंगोल क्या था? मंगोल किसके साथ मैच हो रहा है? तो मंगोल्स कौन थे? उज़्बेक। ठीक है, मंगोल्स उज़्बेक। सिसोदिया राजपूत। तो सिसोदिया राजपूत कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। कहाँ के? मेवाड़। ये रहा। राठौड़ राजपूत। राठौड़ राजपूत कहाँ के थे? मारवाड़। देखो मेवाड़ और मारवाड़ है। मेवाड़ कौन है? सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे, और राठौड़ राजपूत मारवाड़ के थे। नूरजहां किसकी बीवी थी? नूरजहां जहांगीर की बीवी थी। बच्चों नूरजहां के बारे में पेज 54 पे ये पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि नाम आया है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो नूरजहां एक्चुअली कौन था? उसका एक्चुअल नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का एक्चुअल नाम क्या था? मेहरुनिसा। सो मेहरुनिसा ने जहांगीर से, एम्परर जहांगीर से शादी की थी। नूरजहां ने किससे शादी की थी? जहांगीर 1611 में शादी की थी, और उसको नूरजहां का टाइटल दिया गया। ठीक है, तो नूरजहां का नाम क्या था? मेहरुनिसा। उसने शादी किससे की थी? नूरजहां ने एम्परर जहांगीर से शादी की थी। किससे? जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर से शादी की थी और इसलिए उसको टाइटल दिया गया, मतलब उसको नूरजहान कहा जाता था। एक्चुअली था नहीं, उसका नाम तो मेहरुनिसा था उसको, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वफादार थी अपने पति के प्रति, मतलब राजा के प्रति, और हमेशा उनको सपोर्ट करती थी। तो इवन जहांगीर ने, एम्परर जहांगीर मतलब उनके पति ने, नूरजहां के पति का नाम क्या था? एम्परर जहांगीर। सो उनके जो हस्बैंड ने उनके लिए सिक्के बनाए, बाकायदा सोने के सिक्के बनवाए, और आगे उन्होंने अपना फोटो बनवाया और पीछे उन्होंने अपनी नूरजहां का फोटो बनवाया, जो उनकी बेगम थी, मतलब वाइफ को उर्दू में बेगम बोलते हैं। सो इसलिए नूरजहां कौन थी? नूरजहां एम्परर जहांगीर की बेगम थी, वाइफ थी। ठीक है, सो यही है हमारा, जो मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए किया था। सो ये हमारा मैच चल रहा था। तो नूरजहां किसकी वाइफ थी? वो जहांगीर की। ठीक है, जहांगीर। ठीक है, ऐसे। और फिर तो सूबेदार रहा। तो सूबेदार, अभी सूबेदार कौन है? सो सूबेदार गवर्नर थे। ठीक है, सूबेदार कौन थे? गवर्नर थे। ठीक है, सो ये देखो सब मैच हो गया। मनसब के साथ क्या मैच हुआ? मनसब के साथ
मनसब के साथ क्या मैच हुआ? रैंक। मंगोल के साथ उज़्बेक। ये मैं सारे आंसर्स लिख रही हूँ, ठीक है। उज़्बेक। फिर सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे, राठौड़ मारवाड़ के थे। फिर ये जहांगीर थे, मतलब जहांगीर कौन थे? नूरजहां के हस्बैंड थे ना, जहांगीर, ठीक है। और सूबेदार क्या थे? सूबेदार गवर्नर थे, ठीक है। सो इस तरह से मैच करना है। अच्छा, पीछे हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। पीछे क्वेश्चन 2 पेज 58 पे, ठीक है। पेज 58 पे ब्लैंक्स देख लेते हैं हम थोड़े से। क्वेश्चन 2, द कैपिटल ऑफ मिर्जा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वॉज। अकबर का हाफ ब्रदर मतलब अकबर का सौतेला भाई। तो अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम कहाँ रूल करता था? काबुल में। काबुल। द 5 डिकेन सल्तनत्स वर। ये सब वो बॉक्सेस आए थे ना, उन सब में से है ये कोई आंसर्स। सो 5 सल्तनत कौन सी थी? बेरार, खांडेश, अहमदनगर, इसके बाद बीजापुर, गोलकोंडा। ये सारे उन बॉक्सेस में से हैं, ठीक है। इफ जाट डिटरमाइंड द मनसबाज रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड। जाट का मतलब मनसबदार का रैंक और सैलरी। तो सवार क्या होता था? सवार होता था हॉर्सेस, मतलब नंबर ऑफ हॉर्सेस। नंबर ऑफ हॉर्सेस मेंटेन्ड, मतलब कितने सवार थे। फिर अब्दुल फजल क्या था? अबुल फजल। तो अबुल फजल अकबर का फ्रेंड था और काउंसलर था, उसको मतलब सजेशंस भी देता था। हेल्प हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ ब्लैंक। उसको कौन सी आइडिया सिखाई उसने? सो दैट ही कुड गवर्न कंपोज्ड ऑफ मैनी रिलीजन। तो उसने उसको कौन सी आइडिया दी? तो क्या है यहाँ पे? सुलही कुल। उसने उसको कौन सी आइडिया दी थी? सुलही कुल, ठीक है। सुलही कुल की आइडिया दी थी कि भाई सुलही कुल में तू सब धर्मों को एक मान। अच्छा, और यहाँ पे देखो, जाट डिटरमाइंड मनसबदार रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड नंबर ऑफ हॉर्सेस मेंटेन। हॉर्स नहीं, हॉर्समैन होगा। उसने मतलब घुड़सवार रखे थे ना, सवार मतलब हॉर्समैन, हॉर्सेस नहीं, हॉर्समैन मेंटेन। या हॉर्समैन भी लिख सकते हो आप, खाली हॉर्समैन मेंटेन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ हॉर्समैन मेंटेन, सुलही कुल, ठीक है। सो ये हैं इसके ब्लैंक्स, ठीक है। तो चैप्टर हम यही एंड करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप सारा चैप्टर अच्छे से रीड कर लीजिएगा और जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखा है सारे अच्छे से लिखिएगा। मैंने एनसीईआरटी में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करा है, वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। और सारा मुझे व्हाट्सअप करिएगा। चलें, थैंक यू।